जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बाबा साहब ने 18 अप्रैल के दिन कौन कौन से काम किए थे। 18 अप्रैल सिर्फ एक साल का नहीं, पूरे जितने भी साल उन्होंने काम किया उस पूरे सालों में 18 तारीख को 18 अप्रैल को उन्होंने क्या क्या काम किया उसका लेखा जोखा लेकर मैं आया हूँ, जितना मेरे पास अवेलेबल है। बहुत सारा काम किया होगा, कई सारी चीज़ें जो लिखित हैं वो तो लोगों के सामने हैं, लेकिन जो लिखित नहीं है वो लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं। तो जितना लिखा हुआ है, जितना लिखा गया है उनके ऊपर, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट कीजिए, जय भीम लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखते तो इससे हमारी वीडियो के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। 18 अप्रैल 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने गायकवाड़ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नासिक सत्याग्रह के मामले में सेठ घनश्याम दास बिड़ला के सुझाव पर चर्चा के लिए गायकवाड़ जी को बॉम्बे बुलाया था। आज की मुंबई, उस समय का बॉम्बे। 18 अप्रैल 1939, 18 अप्रैल 1938, डॉक्टर अंबेडकर राजकोट के एक शासक ठाकुर साहब से मिले और उपयुक्त की बैठक को संबोधित करते हुए उनसे राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष को जारी रखने का आग्रह किया। बाबा साहब की बातें आप सभी को पता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार जितने हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ राजनीतिक अधिकार से कुछ नहीं होगा, ये भी बाबा साहब ने लिखा है। सामाजिक परिवर्तन की भी उतनी ही आवश्यकता है, लेकिन अगर राजनीतिक अधिकार रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। 18 अप्रैल 1947, 18 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अंबेडकर अल्पसंख्यक उप समितियों में गैर न्यायसंगत मौलिक अधिकारों से असहमति व्यक्त करते हैं। वहां पर अपना डिसेंट रजिस्टर्ड कराते हैं। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संस्कृति के पतन के कारण विषय पर कानून संघ के वार्षिक दिवस को संबोधित किया था। ठीक, टॉपिक क्या था? भारतीय संस्कृति के पतन के कारण। किसको संबोधित किया था? कानून संघ के वार्षिक दिवस को। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं धार्मिक कानून बनाम धर्मनिरपेक्ष कानून और उन राष्ट्रों के पतन के बीच विभाजन की व्याख्या करते हैं जो प्रगतिशील नहीं रहे। तर्क है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से नहीं बल्कि बौद्ध संघ से विकसित हुई है। डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना है कि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से नहीं हुई है, वो बौद्ध संघ से हुई है। जो लोग कहते हैं कि संसदीय प्रणाली तो हम यहाँ से उठा लाए, वहां से उठा लाए, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जो काबिलियत है उसको कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस देश का इतिहास बहुत व्यापक है। आगे वो क्या कहते हैं, इस चीज को सुनिए। विनयपिटक और उनमें सल्पतक ग्रह की प्रथा का हवाला देते हैं। ठीक, कहते हैं कि कानून का उद्देश्य समाज की बुराइयों को मिटाना है। यूरोप और दुनिया के अन्य देशों से पहले भारत में हुई क्रांति का हवाला देते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत पहले से क्रांति चल रही है। बुद्ध का भी अगर आप पूरा चिंतन मनन उनका देखोगे, उनका बुद्ध का जो साहित्य आप अगर समझने की कोशिश करोगे, उसके लिए बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है, उस पर हम लोग पूरा एक सीरीज चला रहे हैं डॉक्टर जसवीर छावला जी के साथ। तो वो सीरीज भी आप देखिएगा, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो बुद्ध का जो पूरा जो साहित्य अगर आप समझने की कोशिश करें, उनका जो पूरा काम अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है। बुद्ध के जितने भी संदेश उपदेश हैं, जितना भी ज्ञान है, वो अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान है वो। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध की जो उपदेश हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, है ना, बुद्ध की जो विपश्यना का जो तरीका है उसके ऊपर रिसर्च होती है। सिर्फ भारत में नहीं होती, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहते हैं कि यूरोप में पोप के अधिकार को चुनौती देने से पहले भारत ने धार्मिक कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून के लिए संघर्ष देखा है। आगे वो कहते हैं लेकिन बाद वाला जीत गया। बाद वाला जीत गया मतलब कि भारत के अंदर पहले धर्मनिरपेक्ष कानून के लिए संघर्ष देखा है भारत की जमीन ने, लेकिन फिर भी भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं बन पाया, या फिर उसका विचार मजबूत नहीं हो पाया। और जहां वेस्टर्न कल्चर जो है, वहां धर्मनिरपेक्षता का जो समझ है वो काफी बाद में विकसित हुई, लेकिन वो लोग जीत गए। 18 अप्रैल 1949, 18 अप्रैल 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने श्री गायकवाड़ को एक व्यक्तिगत और गोपनीय पत्र लिखकर कहा कि बहुजन पार्टी को समर्थन देना सही नहीं होगा। वह डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन से संबंधित बॉम्बे में दिए गए शरद बोस के बयान का भी खंडन करते हैं, जो कि पूर्व में जो शरद बोस थे उन्होंने कुछ कहा होगा तो उसका वो खंडन करते हैं। ठीक,
18 अप्रैल 1951 से 19 मई 1951 तक, यानी कि 18 अप्रैल 1951 से 19 मई 1951 तक कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों का प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक पेश किया। एससी और एसटी के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए विधेयक प्रदान किया गया। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की किसी भी योजना को तैयार करने के लिए दो बातों को महत्वपूर्ण माना। कौन सी दो बातें थी? किस लिए? किसी भी तरह के आरक्षण के लिए। किस बात के लिए दो बातों को महत्वपूर्ण माना? अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी तरह के आरक्षण के लिए दो बातों को महत्वपूर्ण माना। पहली, अनुसूचित जाति कौन है? दूसरी, उनकी संख्या कितनी है। 9 मई 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वे सैद्धांतिक रूप से नहीं चाहते थे कि संसद को व्यापारिक समुदाय द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में परिवर्तित किया जाए। स्टॉक एक्सचेंज में परिवर्तित किया जाए। क्या आज की डेट में जो संसद है वो स्टॉक एक्सचेंज है या नहीं है? नीचे कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, जो भी आपकी समझ बनती है इसके बारे में। मेरे हिसाब से तो है। क्यों है? कमेंट करके पूछिएगा तो अगली वीडियो में जवाब दूंगा। राज्यों, जबकि हर व्यक्ति के लिए लोगों की संसद में आने और अपनी भूमिका निभाने की अनुमति देना आवश्यक है। आपको एक ही समय में कुछ सुरक्षा उपाय करने चाहिए जिससे संसद को एक प्रकार की कोरस लड़कियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाए, जो हमेशा वैसे ही कहे जैसा सरकार कहती है। आज की डेट में संसद में जो बैठे लोग हैं, क्या वो सिर्फ उन बैकग्राउंड म्यूजिशियन की तरह नहीं हो गए हैं? आप खुद सोचिएगा। सरकार जैसा चाहती है वैसा ही वो करते हैं। उनकी अपनी स्वेच्छा, अपनी समझ कुछ बाकी है? कुछ बाकी नहीं है। चाहे वो एससी कम्युनिटी का हो, चाहे वो एसटी कम्युनिटी का हो, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी का हो, चाहे वो सो कॉल्ड स्वर्ण तबके के हों, हमारी भाषा में जो अत्याचारी जमात हैं जिन्होंने अत्याचार किए हैं। तो हर जो शख्स वहां पर बैठा है वो गुलाम हो गया है। उसकी खुद की स्वेच्छा नहीं है कुछ भी। खुद से वो कोई डिसीजन, खुद से वो किसी भी बिल के खिलाफ नहीं जा सकता। वे पास कर दी जाती है ना। लेकिन तो इस चीज को वो उस समय बता रहे हैं, 1951 में बता रहे हैं। समझिएगा इस चीज को। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को एक दूरदर्शी नेता कहा जाता है। बिल पर बोलते हुए वे कहते हैं, इस देश के नागरिक को न केवल वोट देने का अधिकार होना चाहिए बल्कि उसे वोट देने का कर्तव्य भी होना चाहिए। यह आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य भी है डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार तो है ना। आपको अधिकार तो मिल गया, लेकिन इस देश की राजनीति को चलाने के लिए आपका वोट देना एक कर्तव्य है आपका। इस देश की सरकार को चुनना कर्तव्य है आपका। लेकिन कितने सारे तथाकथित अम्बेडकराइट लोग वोट डालने जाते हैं? पूछिएगा उनसे और जवाब दीजिएगा कितने लोग जाते हैं। खैर, मैं तो जानता हूं ऐसे कई सारे अम्बेडकराइट लोगों को जो वोट देने नहीं जाते। वह चाहते थे कि चरित्र के व्यक्ति यानी कि बुद्धि या अनुभव के संबंध में संसद में प्रतिनिधित्व करें, यानी कि अच्छे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है संसद में वो अच्छे लोग करें। लेकिन आज कैसे लोग बैठे हैं? दारूखोर, है ना, रेपिस्ट, क्रिमिनल, छटे हुए गुंडे संसद में बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है देश की हालत आप खुद देख लीजिए। दिन पर दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रेपिस्ट संसद में बैठे हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उससे ताल्लुक रखने वाले लोग संसद में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं। तो पॉलिसीज कैसी बनेंगी खुद अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं वो उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए देश की जनता का संसद भवन में। 15 मई को उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम में से प्रत्येक को मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना को प्रभावी बनाने के लिए उचित उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। क्या मैं या आप या आपके आसपास के लोग उचित उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं? नहीं। इस देश के खास तौर पर हिंदी पट्टी में काऊ बेल्ट से कहा जाता है, जात देख के वोट दिया जाता है, धर्म देख के वोट दिया जाता है। आदमी ने पढ़ा क्या है भाई? कुछ उसके पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो गया तेल लेने,
है ना। ऐसा लगता है कि सबके सब अपने लिए, अपनी बहन के लिए पति ढूंढ रहे हैं, अपना जीजा ढूंढ रहे हैं। अरे कुछ तो कॉमन सेंस लगा के करो यार, क्या मजाक करने बैठे हो। देश की संसद में आप सांसद भेज रहे हो जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप लोग बलात्कारियों को चुनकर भेजेंगे तो आपकी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। अगर संसद में कॉर्पोरेट घराने के लोग बैठ जाएंगे तो पॉलिसीज उनके लिए बनेंगी, आपके लिए नहीं बनेंगी, है ना। अगर संसद में काले कारोबार करने वाले कारोबारी अगर बैठ जाएंगे तो वो पुलिस का और पूरा का पूरा जो तंत्र है सरकारी, उसका इस्तेमाल अपने हित के लिए करेंगे। अगर आप करप्ट इंसानों को भेजोगे तो वहां जाके करप्शन ही करेंगे। लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतते हैं। 2 कौड़ी की अक्कल नहीं तुम्हें, 2 कौड़ी की। पूरा देश बर्बाद करके रख दिया। आप ठीकरा फोड़ोगे, अरे इसने वैसा कर दिया, अरे उसने वैसा कर दिया। खुद की जिम्मेदारी गई तेल लेने। माफी चाहूंगा मेरी भाषा के लिए। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे 19 तारीख के विवरण के साथ, ठीक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।